बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम द लास्ट आवर। मैं हूं यासिर रशीद और स्टूडियो मेरे साथ मौजूद हैं सीनियर तज्ज़ियाकार राना मोहम्मद अजीम साहब। नाज़रीन, आज के दिन अमरीकी सफ़ीर जो हैं डोनाल्ड ब्लूम, उन्होंने अपोजिशन लीडर उमर अयूब साहब के साथ मुलाकात की है। उस मुलाकात में असद कैसर साहब भी मौजूद थे, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन बैरिस्टर गौहर भी उसी मुलाकात में मौजूद थे जिसमें अमरीकी सिफारत खाने के जो तर्जुमान हैं उनकी तरफ से जो एलामिया जारी हुआ है वो ये है कि बाहमी दिलचस्पी के उमूर के ऊपर बातचीत हुई है और उसके साथ साथ IMF की तरफ से जो पाकिस्तान को इमदाद मिलनी है उसमें अमरीका की यकीन दहानी का इआदा किया गया इस मुलाकात में। इसके साथ साथ आज के दिन एक बड़ी समात थी मखसूस नशिस्तों के हुसूल के हवाले से। पेशावर हाई कोर्ट और इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान जो है वो सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल की मखसूस नशिस्तें जो थीं उन्हें दूसरी जमातों को तफवीज़ करने का हुक्म जारी कर चुका था, जिसको आज मुअत्तल किया गया। इब्तदाई तौर के ऊपर आज हुकूमत की तरफ से बेंच के ऊपर एतराज़ आयद किया गया और ये कहा गया ख़वातीन अरकान की जानिब से जिन्होंने मखसूस नशिस्तों पर हलफ उठाया था, उन्होंने कहा कि प्रोसीजर कानून के तहत 5 रुकनी बेंच जो है या लार्जर बेंच जो है इसकी समात कर सकता है, उससे नीचे समात नहीं हो सकती। एतराज़ात मुस्तरद किए गए। आज उस समात के अंदर जो दलाइल दिए गए हैं उसमें बेशुमार सवालात उठाए गए कि किसी की नशिस्तें किसी दूसरे को तफवीज़ किस कानून के तहत की जा सकती है, आइन में कहाँ पर लिखा है कि एक जमात की नशिस्तें किसी दूसरे को दे दी जाएँ। और फिर यह भी सवाल उठाया गया कि क्या नशिस्तें दोबारा किसी को दी जा सकती हैं। और फिर 3 तारीख से रोज़ाना की बुनियाद के ऊपर इसकी समात का हुक्म जारी करते हुए पेशावर हाई कोर्ट का फैसला मुअत्तल कर दिया है और इस फैसले का इत्तलाक सिर्फ उन नशिस्तों पे होगा जो इजाफी तौर पे दूसरी जमातों को तफवीज़ की गई। इसके साथ मौजूदा सियासी मंजरनामे में जहाँ पे मुज़ाकरात की गूंज दिखाई देती थी, बैरिस्टर गौहर का ये कहना है कि आज के फैसले में मुज़ाकरात की कोई झलक नहीं है। मुज़ाकरात हमारे किसी से नहीं हो रहे, मुज़ाकरात अगर होंगे तो अवाम को उस पर एतमाद में लिया जाएगा। गंदम स्कैंडल के हवाले से इस प्रोग्राम के अंदर बात होगी। बात का आगाज़ करते हैं आज की समात के हवाले से। राना साहब, आज की समात में कितना बड़ा फ़ायदा है सुन्नी इत्तेहाद के लिए और नुकसान कितना बड़ा हुकूमत का? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूल अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या हबीब अल्लाह। सबसे पहले यासर, मैं आपको और मुझे सुनने वाले वो तमाम दोस्त जिन्होंने 3 दिन आपको भी फ़ोन किए, बल्कि 2 दिन मुझे भी फ़ोन किए और वो परेशान थे कि हम कहाँ चले गए, हमारा प्रोग्राम किस दिन होगा, तो हम उन्हें बता दें फिर कि पीर से लेकर जुमा तक इंशाल्लाह एक्सक्लूसिव स्टोरीज से लेकर बेहतरीन मेहमानों तक आपके साथ प्रोग्राम किया करेंगे और आपका हमारा राब्ता 92 पर रहेगा और ये चैनल आपको हक और सच दिखाता रहेगा। यस, आज का दिन जो है ना बड़ा अहम तरीन दिन है। इस दिन को आप आम दिन ना समझिएगा, उसकी वजूहात बड़ी क्लियर है। एक चीज़ तो बड़ी क्लियर होगी, तीनों मोअज़्ज़िज़ जजेस के जो रिमार्क्स हैं उनमें से एक भी रिमार्क्स ऐसे नहीं थे कि जिससे ये कहा जा सके कि इलेक्शन कमीशन का फैसला दुरुस्त था, जिससे ये कहा जा सके कि इलेक्शन कमीशन ने बिल्कुल आइन के मुताबिक फैसला किया, जिसमें यह कहा जा सके कि इलेक्शन कमीशन ने बिल्कुल जो सीटें दी हैं दुरुस्त दी हैं। देखिए ना, वो पंजाबी का एक फ़िक्रा आपने सुना हुआ है ना, अन्ना वंडेरी हो रही है मुरमुर अपने घर। माजरत से मैं किसी को किसी अदारे को या इलेक्शन कमीशन को नहीं कह रहा, मैं एक मिसाल बता रहा हूँ। बात यह है कि आपने 16 सीटें उठाई, मुस्लिम लीग नून को दे दी। आपने तो बांटा ना, पीपल्स पार्टी कितनी चाहिए, उन्होंने कहा जनाब है नहीं चाहिए, लो MKM ये लो, फलां ये लो, खत्म हो गया बात। लो जी, सुन्नी इत्तेहाद की सीटें तकसीम हो गई। बात यह है कि जिस मुल्क के अंदर जमहूरी मुल्क हो, जमहूरी कुव्वतें हो, जमहूरी इलेक्शन हो, इलेक्शन कराते क्यों आप? एक सवाल, इलेक्शन इसलिए कराते हैं अवाम अपनी मर्जी के नुमाइंदों को मुंतखब करें और जब अवाम जिनको मुंतखब करें आप उनको 5 साल के लिए टाइम दें, वो इक़्तिदार में आकर अवाम की मंशा के मुताबिक अवाम से किए गए वादों के मुताबिक काम करें। यहाँ पर पहले फार्म 45 फार्म 47 का पड्डा भर गया, अभी वो फड्डा हल नहीं हुआ था, आपने महसूस नशिस्तों का बड्डा डाल दिया। आज सुप्रीम कोर्ट ने यासर कोई 5 घंटे नहीं समात की। आज आपको पता है ना जो समात जितनी देर हुई है जी। उसके बाद सारी चीज़ें क्लियर हो गई। अब 3 तारीख को बेंच बनता है बड़ा, 3 तारीख को यही बेंच सुनता है, उन्होंने जजेस कमेटी को यह रेफर कर दिया है। अब जो भी होगा, अब बात होगी आइन और कानून की, और उसमें ये तीनों जज साहब भी मौजूद होंगे, सीनियर तरीन जजेस हैं और उन्होंने वहाँ पे बड़ी खुल के सारी चीज़ें की हैं। अब मुसीबत क्या है, अब प्रॉब्लम आ गई उन लोगों को, बेचारों को, जिन्हें इन्होंने कहा जनाब इसको भी बना दें, इसको 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 बना दें। उन लोगों ने गाड़ियों पे झंडे भी लगा लिए, वजीर बने ना बने,
उन्होंने पता नहीं कितने पैसे भी खर्च कर दिए होंगे खाने पीने पे, बाकी चीज़ें भी होगी। अब एक तो दो आज का फ़ायदा ये हुआ कि सुन्नी इत्तेहाद कौंसल एक बड़ी जंग को जीत की जो सूली जंग थी। अब इसका आखिरी फैसला क्या होगा ये तो 3 जून से पता चलेगा, लेकिन 3 जून तक 2/3 अक्सरियत ख़त्म हो गई यासर साहब। 3 जून तक वो जो एक हवाएं चल रही थी, वो जो अफवाहें चल रही थी, जिस पर टीवी प्रोग्राम टॉक शो हो रहे थे, जिस पर बहुत सी बार्स के अंदर कन्वेंशन हो रहे थे, वो काम तो रुक गया। अब कोई ऐसा आइन कानून जो है वो नहीं मंजूर हो सकता, कोई ऐसा नया कानून नहीं बन सकता जब तक 2/3 अक्सरियत नहीं होगी। और मैं आपको ये भी खबर दे दूं, मैं एक आपको एक्सक्लूसिव स्टोरी ये भी दे दूं कि आज के फैसले के बाद 23 ऐसे अरकान हैं जिनके मेरे पास नाम मौजूद हैं। इन 23 अरकान ने बाकायदा किसी से राब्ता करके कहा है, जनाब हमें यकीन दहानी करा दें कि जब भी इलेक्शन होंगे आप हमें टिकट देंगे, हम हुकूमती घोंसलों से उड़ना चाहते हैं। मुझे वजह उसने कहा, जनाब हमारे देहाती इलाके हैं, किसान गालियाँ निकाल रहे हैं, काश्तकार हमारे साथ चलने के लिए तैयार नहीं है, ऊपर से दिन ब दिन जो हो रहा है वो हमें कबूल नहीं है। अवाम हमें पहले बड़ी मुश्किल से, हम जिस तरह भी आए हैं अब तो उस तरह भी आने के रास्ते बंद हो रहे हैं। और कल को अगर फार्म 45, या सर आपको पता ना इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने फार्म 45 असल मांग लिए हैं, पता है ना आपको जी, वो 3 हल्कों वाले की। तो जिस दिन वो 3 हल्कों के खुले, वो 3 हल्के नहीं होंगे, अकेले फॉर्म 45 नहीं मांगे उन्होंने, 46 47 भी मांगे है ना। सारी चीज़ें आएंगी जब वो खुले। अगर 4 उम्मीदवार मतलब 4 उस हल्के के लोग जो हैं एक जैसा फार्म लेके आ जाते हैं और एक शख्स एक फार्म लाता है, तो माने किसके जाएंगे? और जिस पर प्रिजाइडिंग ऑफिसर के साइन होंगे, जिस पर थंब होगा, माने तो वही जाएंगे ना। फोरेंसिक करवाया जाएगा उसको। ओ यार, हाई कोर्ट कहेगा फोरेंसिक में कोई 6 साल तो नहीं लगने। तो फिर 1 2 3 हल्कों के अगर फार्म 45 यासर साहब निकल आए तो फिर समझे इलेक्शन तो सारा मशकूक हो गया ना। तो एक तो यार ये महसूस नशस्तों वाला फैसला जो है, इसके बाद तो हुकूमती ईवानों के अंदर इतनी मायूसी है। मैंने आपको कहा कि अरकान असम्बली की मैंने तादाद बता दी है, मुझे किसी वक्त कहेंगे तो नाम भी बता दूंगा जो मुख्तलिफ लोगों से राब्तों में आज से शुरू हो गए। अब एक छक्का लगा नहीं, दूसरा क्या होता है? दूसरा जनाब अमरीकी सफ़ीर साहब चैम्बर में जाके मिलते हैं। ये मुलाकात अमरीकी सफारत खाने में नहीं हुई, ये मुलाकात किसी घर के अंदर नहीं हुई, ये मुलाकात खुफिया नहीं हुई, बल्कि उमर अयूब साहब ने कहा भाई आए आप मिलना चाहते हो। उन्होंने आज कहा है कि वजारत खारजा की तरफ से आया कि मिलना चाहते हैं वो आपको। हमने कहा हॉस्पिटल कब आए, लेकिन ओपन मिले मुलाकात होगी, छुप के नहीं मुलाकात होगी, क्योंकि छुप के वो मिलते हैं जिन्होंने कोई साजिश करनी होती। ओपन मिले। अब वही अमरीकी सफ़ीर अगर आपके मिलते हैं तो इसका मतलब है उन्हें भी हालात की नज़ाकत का इल्म हो चुका है, पता चल चुका है। 2 चीज़ें ये हो गई, ये बड़ी अहम तरीन चीज़ें हैं। इससे बहुत बड़ी सियासी डेवलपमेंट होने वाली है, इससे बहुत कुछ होने वाला है। और 15 जून के बाद ये डेट नोट कीजिएगा, 15 जून के बाद ये बजट शजट गुजर जाए सारा कुछ, आपकी सोच नहीं है कैसे फैसले आने वाले, आपकी सोच भी नहीं है कैसे फैसले आने वाले हैं। और बाकी रहेगी बात अब होगा क्या भाई। बात सुने मेरी, खबरें तो हम शुरू करें तो मेरा ख्याल है गेस्ट लेने की हमें ज़रूरत भी पेश ना आए। जिस मुल्क के अंदर ये आलम हो चुके हैं कि खारियाँ में जो वाक़या हुआ है, मेरी कौम मेरी पुलिस को मैं सलूट करता हूँ। मैं कभी नहीं चाहूँगा मेरी पुलिस जो है ना वो कमज़ोर हो, मैं कभी भी नहीं मेरी पुलिस पे हर्फ आए, मैं कभी भी नहीं ये बात चाहूँगा। इसलिए यार मेरी फ़ोर्स है वो हमारा तहफ़्फ़ुज़ करती है, हमारे लिए दिन रात एक करती है। लेकिन जब उनके थानों पे हमला करने वाले या उनके थानों के बाद प्रोटेस्ट करने वाले आपके सामने आ जाए, खारियाँ में जो हुआ है, ठीक है रात को सुलह हुई, सुबह को पकड़े गए, ये तो चलता रहता है, सारा कुछ हुआ, तो फिर बहुत सी चीज़ें होती हैं। एक उसके बाद एक बड़ी ख़बर जो है ना यासर, आज के दिन की जो बड़ी खबर है वो ख़बर ये है कि आज मोहसिन नकवी साहब ने कहा है, आपने सुना मोहसिन नकवी साहब की बात ना, आज उन्होंने कहा जी गंदम तो सूबों का काम ही नहीं है मंगवाना, सूबे तो सूबों में गंदम खरीदते हैं। बिल्कुल दुरुस्त कहा उन्होंने। ब्रेक लेने के बाद वापस आएंगे, इसके ऊपर मजीद बात होगी। नाज़रीन कहेंगे जाएगा स्टेवदास।
ब्रेक के बाद खुशामदीद नाज़रीन। हुकूमती ऐवानों में इस वक्त हलचल क्या है? आईनी तरमीम बहुत सी चीज़ों में करना चाहते थे। एक मुद्दत मुलाजमत को फिक्स करने के हवाले से, दूसरा जुडिशल कमीशन की तश्कील और उसके इख्तियारात के हवाले से, जिसमें आज़म नज़ीर तारड़ साहब ने मुअज़्ज़ज़ जज साहब के सामने इस बात का एतराफ़ किया कि ये आईनी तरमीम करने के बाद इसकी हैयत भी तब्दील हो जाएगी। इसके अलावा और भी बहुत से उमूर थे जिसमें आईनी तरामीम दरकार थी, जिसके ऊपर पेपर वर्क इस वक्त हो रहा था, लेकिन मखसूस नशस्तें जो इजाफी तौर पर दी गई थीं, जब उनको ख़त्म किया गया या वो फैसला मुअत्तल किया गया है, और वो तब तक रुकने पार्लियामेंट नहीं रह सकते जब तक वो फैसला बाकायदा तौर पे नहीं आ जाता। अब ये 3 रुकनी बेंच ही से सुनेगा, ये आगे जाके लार्जर बेंच भी सुन सकता है, क्योंकि आज मंसूर अली शाह साहब ने ये बात की है कि आप जो एतराज़ उठा रहे हैं, इब्तदाई तौर पे तो 2 रुकनी बेंच भी इसके ऊपर समाअत कर सकता है, ये तो 3 रुकनी बेंच है। अब इसकी समाअत के बाद जो फैसला होगा फिर वो आईनी तरामीम का क्या होगा? हुकूमत गंदम स्कैंडल के हवाले से किस हद तक फंसी हुई है, उसके मुहर्रिकात क्या मंजर आम पे आ रहे हैं, माजी में क्या कुछ होता रहा और मुस्तकबिल का लाहेअमल क्या हो सकता है, इसी बारे में बात करने के लिए हमें ज्वाइन किया है सीनियर सियासतदान पाकिस्तान के मोहम्मद अली दुरानी साहब। दुरानी साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। दुरानी साहब, अगर सियासी टेंशन को इस वक्त देखें तो बिलखुसूस जो गंदम स्कैंडल है, क्या समझते हैं कि जब किसान इस बात का ऐलान कर दें कि हम अपने ट्रैक्टर्स लेकर सड़कों के ऊपर होंगे और जब तक हमें हमारा हक नहीं मिल जाता तब तक ये आवाज़ बुलंद करते रहेंगे, ये हुकूमत के लिए किस हद तक मुश्किल हो सकती है और इसका भार किसके कंधों पे रखें? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए जनाब, ये जो गंदम स्कैंडल, इससे पहले शुगर स्कैंडल, इससे पहले अब आप अगर पिछले हिस्ट्री देखिए, रिसेंट हिस्ट्री जो स्कैंडल्स आ रहे हैं, तो ये अवाम की बुनियादी ज़रूरियात पे आ रहे हैं। पहले डेवलपमेंट पे होते थे, किसी प्रोजेक्ट के ऊपर होते थे, अब तो उधर की लूट मार के लिए तो कुछ छोड़ा नहीं है इन्होंने। तो अब हुकूमत और बाख्तियार लोगों के हाथ जो हैं वो अवाम की जेब तक पहुंच गए हुए हैं, और वो अवाम की जेब काटते हैं, उसके बाद उसकी जेब काटते हैं जो अवाम के लिए कुछ पैदा कर रहा होता है। मतलब पाकिस्तान में सिर्फ तिजारत हो सकती है, पाकिस्तान में प्रोडक्शन नहीं, पैदावार नहीं हो सकती। हर वो एरिया जो, और जबकि पाकिस्तान के किसी मसले का हल तिजारत में नहीं है। तिजारत करने वाले ही आपके हुक्मरान हैं, तिजारत करने वाले ही आपके बाख्तियार हैं, तिजारत करने वाले ही उस मुल्क को चला रहे हैं। तो मतलब ये है कि अब गंदम का पूरा स्कैम उठा के देख लें, उसमें सिर्फ तिजारत वाले का फायदा नजर आ रहा है। और आज भी आप देखें, इतना शोर, इतना मीडिया पे खबरें, इतनी बातें, और मुझे ये बताएं कि रत्ती बराबर फायदा क्या किसान को पहुंचे? जी फलां बड़े आदमी का नाम, फलां बड़े आदमी का नाम, सस्पेंस पैदा कर दिया आपने, चला दी ब्रेकिंग न्यूज, फलाने फलां का नाम, वो सबके नाम आ गए। अगर नाम नहीं आया तो काम का नाम नहीं आया, और काम का नाम ये है कि बेचारे काश्तकार की जेब में कुछ जा नहीं रहा, अभी तक कुछ गया नहीं है। और अभी भी मैं आपको प्रेडिक्ट कर दूं कि ये बहुत ज्यादा टेस्ट करेंगे कि वाकई अवाम की जेब में कुछ चला जाए। अवाम को बस ये हर सूरत में जो है वो करना चाहते हैं, एक मार्जिनलाइज कर रहे हैं और करते जा रहे हैं। और अवाम बेचारे मजलूम भी है, महकूम भी है। अब वो बेचारे ट्रैक्टर लेके आएंगे तो फिर पुलिस आ जाएगी, पुलिस उन्हें उठा के ले जाएगी, 2 दिन हम आप शोर मचाएंगे, उसके बाद फिर जो है वो हुकूमत उन्हीं की है, सब एक हैं, मतलब चोर और मतलब सब आपस में मिले हुए हैं, पुलिस और चोर एक ही घर से निकल रहे हैं। तो फिर उसके बाद आप क्या करेंगे? जो सबसे बड़े चोर हुक्मरान हैं। दुरानी साहब, ये तो मुझे बता दें, आज का जो फैसला है, आज जो सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला आया, 3 मोअज़्ज़ज़ जजेस साहब ने जो फैसला दिया, उसके सारे रिमार्क्स भी आपने सुने महसूस नशिस्तों के हवाले से। उसके बाद आप इस हुकूमत का मुस्तकबिल क्या देख रहे हैं? एक तो 2/3 अक्सरियत तो गई, और अब आप क्या देख रहे हैं कि आगे क्या होने जा रहा है? कहीं आगे फार्म 45 भी तो नहीं खुल जाएगा? देखें सब, मैं एक बात आपको याद है, मैं इलेक्शन के दिन से, इलेक्शन के पहले से ये बात मुसलसल कर रहा हूँ कि ये जो अवाम के मैंडेट को डिनाई करके हुकूमत बनाई गई है, ये नहीं चल सकेगी। और आज भी मैं आपको ये बात वादे कर दूं, मेरे से लोग पूछते हैं ये कितना चलेगी, मैं कहता हूँ यार चलेगी, अभी तो ये लटकी हुई है, जब चलना शुरू हो गई तो मैं बता दूं कितना चलेगी। तो
है कि जी इस हुकूमत के लिए मुझे कोई खैर की खबर मुस्तकबिल करीब में नजर नहीं आ रही। इसलिए नहीं आ सकती कि कोई भी ऐसी कुव्वत मौजूद नहीं है जो एक कंप्लीटली इलेजिटिमेट गैर नुमाइंदा सेटअप को सपोर्ट कर सकती हो जिसके खिलाफ उस मुल्क के अवामी। लिहाजा मैं बार बार सियासतदानों से भी कह रहा हूं, सबसे कह रहा हूं कि आपने अगर, हुक्मरानों से कह रहा हूं कि आपने अगर वाकई इस मुल्क को आगे बढ़ाना है तो पीछे हट जाए। मतलब यह है कि आप फॉर्म 45 पे आके बैठे या फॉर्म 43 पे आके बैठे, जहां भी आके बैठे, आप लोग अपनी पार्लियामेंट में बातचीत कर लें तो अच्छे रहेंगे। वरना आप किसी एम्बेसी में जाके बैठेंगे तब भी कोई फायदा नहीं होगा, GHQ बैठेंगे तब भी जाके कोई फायदा नहीं, कहीं कोई फायदा नहीं होगा। अभी भी हुकूमत के लिए सबसे अच्छा तरीका यह है कि प्राइम मिनिस्टर खुद उठ के जेल में चला जाए। प्रेसिडेंट उठ के कह रहे हैं प्राइम मिनिस्टर जेल में चला जाए, यानी चला जाए जेल में, मतलब जेल में जाके लोगों से मिल ले। मैंने कहा शायद जेल में चला जाए, मैंने कहा दुरानी साहब जेल चला जाए। देखिए माजी में भी गए हैं, अभी भी बैठे हुए हैं, तो प्राइम मिनिस्टर का जेल में जाना कोई बड़ी बात तो है नहीं। बात इतनी सी है कि इस अब जेल से बचने के लिए तो सर सारा कुछ किया है। नहीं, जेल से बचने के लिए अगर सब कुछ करें तो ठीक है, ये जो माल बचाने के लिए सब कुछ करते हैं वो है। जेल से बचना तो हर बंदे का राइट है, चलो भाई वो अपना मुकदमा लड़े, लेकिन ये है कि माल को बचाने का काम आप छोड़ दें, अवाम के पल्ले अब कुछ नहीं है। मैं आज भी आपको आपके प्रोग्राम में कह दूं कि जनाब आइंदा इंतखाबात जो हैं वो अबूरी हुकूमत के तहत नहीं होंगे। आइंदा इंतखाबात जो हैं मौजूदा इलेक्शन कमीशन की तर्ज के इदारे के तहत नहीं होंगे। आइंदा इंतखाबात के बल्दियाती, कौमी और सूबाई इकट्ठे इंतखाबात होंगे। इन तमाम इकदामात के लिए नहीं, ये दुरानी साहब, ये तो आपकी ख्वाहिश थी कि ये तजर्बा पाकिस्तान को कामयाब कर सकता है, लेकिन अब आप ख्वाहिश का इजहार नहीं कर रहे, आप पेशीन गोई कर रहे हैं, तो फिर ये इसके पीछे हकायक क्या है? देखें, इसके पीछे हकायक ये है कि ये एक कोई नजूमी का सवाल नहीं है, ये मैथमेटिकल आंसर है। ये मतलब जैसे कहते हैं ना, क्या इसको रियाजी का सवाल है कि ऐसी सिचुएशन, आप मुझे बताएं क्या आइंदा किसी किस्म की ये जो अबूरी हुकूमत हो उसका कोई तस्लीम करेगा? नहीं। क्या इस नस्ल का कोई इलेक्शन कमीशन जो है उसके पास इतनी मॉरल अथॉरिटी है कि वो इलेक्शन करा सके? लिहाजा जो भी कानून, अब कानून साजी जो है वो ना किसी एम्बेसी में हो सकती है, ना किसी थाने में हो सकती है, ना किसी और बिल्डिंग में हो सकती है। कानून साजी इसी पार्लियामेंट को करनी पड़ेगी। आपको 45 के लोग या जो भी लोग जिस पे कोई तैयार हो उनको लाके पार्लियामेंट में बिठाना पड़ेगा। अब मेरी बातें थोड़ी सी मुश्किल लगती हैं, लेकिन ये सियासत और जमहूरियत की बातें हैं। आपको लाके पार्लियामेंट में उनको बिठाना पड़ेगा, उन लोगों को जिनको आपने महरूम किया है, उनकी अक्सरियत बनती है तो उनको देनी पड़ेगी। ऐसे कानून बनाने पड़ेंगे जिन कवानीन के तहत आइंदा फेयर एंड फ्री इलेक्शन हो सकें, क्योंकि अनफेयर इलेक्शंस के रास्ते 8 मई को अवाम ने बंद कर दिए। आइंदा कोई इलेक्शन 8 मई या 8 फरवरी 8 फरवरी को अवाम ने वो तमाम रास्ते बंद कर दिए हैं जिनके तहत अवाम की राय के सर वो 8 फरवरी के बाद भी तो सर वो ज़िमनी इलेक्शन हुए हैं, रास्ते तो फिर भी खुले रहे। देखिए जी, रास्ते तो खुले रहे तो इलेक्शन कहाँ रहे? आज क्या हुआ अदालत में? देखें, ज़िमनी इंतखाबात को इंतखाबात कहना एक बिल्कुल वो है, सादा सी बात है। अवाम का इंटरेस्ट किधर होता है? जब अवाम का इंटरेस्ट था तो उन्होंने बगैर पार्टी के, बगैर निशान के, बगैर नाम के अपने वोट जाके डाल दिए। क्या कर लिया पुलिस ने? क्या कर लिया एडमिनिस्ट्रेशन ने? क्या कर लिया सख्तियों ने? कुछ नहीं कर सके। इसका मतलब यह है कि अब मुकम्मल तौर पर अवाम जो है वो अलमे बगावत उठा चुके हैं उस डिस्टॉर्शन के खिलाफ जिसके नतीजे में हमेशा उनसे उनका वोट छीन लिया जाता था। अब ये नहीं हो सकता, इस हकीकत को मान लें। बहुत शुक्रिया
मोहम्मद अली दुरानी साहब इस हवाले से अपना वक्त देने के लिए दीगर इश्यूज पर बात करेंगे। एक शॉर्ट ब्रेक के बाद कहीं नहीं जाएगा। स्टे विद अस। ब्रेक के बाद खुशामदीद नाज़रीन। इस वक्त सियासी मंजरनामे पे बात हो रही है कि डेवलपमेंट क्या होगी। एक थाट सामने आई कि आने वाले दिनों के अंदर मोहम्मद अली दुरानी साहब के बकौल के मफाहमत की पॉलिसी होगी और पार्लियामेंट के अंदर फैसले होंगे और पार्लियामेंट में तनासब नशस्तों का बराबर किया जाएगा, तभी कुछ बेहतरी के इम्कान पैदा हो सकते हैं। तब इसके ऊपर सेकंड थाट क्या है? GDA की रहनुमा सायरा बानो साहिबा ने हमें ज्वाइन किया है। सायरा बानो साहिबा, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। सायरा बानो साहिबा, इससे पहले कि मैं सियासी मंजरनामे पर बात करूँ, हमने अभी कुछ अर्सा पहले सानहा बहावल नगर देखा, फिर अभी सानहा खारियाँ का तज़किरा हो रहा है पिछले 2-3 दिन से। कब तक सानेहात को देखते रहेंगे? तो यहाँ पर नहीं आया कि बयान में अब आया नहीं कोई। मेरा ट्विटर चल नहीं रहा था क्योंकि हमारे एक वजीर ने इसको बहुत ही अल्लाह ऐसे अल्फाज बोल दिए इनके लिए, मोगेम्बो साहब ने। तो ये नहीं कहा कि ये हमारे बड़े भाई हैं या छोटे भाई हैं, ऐसा कोई बयान नहीं आया। नहीं, अभी ऐसा कोई नहीं है। यासर कह रहा है, कहता मैं लोगों से कहूंगा कि अगर मुझे कुछ कहा तो खारियां वाले मेरे बड़े भाई हैं। हाँ जी, अब आप देखिए ना, ये तो आप समझ लम्हा फिक्रिया होना चाहिए इनके लिए कि ये हालात किस डगर पे चल रहे हैं। हालांकि मैं तो खैर कोई ऐसा भेदभाव नहीं करती, लेकिन मैं ये जुमला पार्लिमानी ना समझते हुए इसको हज़फ करता हूँ। किसको? ये जो राणा साहब ने कहा था। अच्छा, और क्या? नहीं, लेकिन आप देखिए ना, उसके लिए आवाज़ भी कोई नहीं उठा रहा। 9 सानिया खारियां के 9 लोग पकड़े गए हैं, 9 या 7 लोग बस। अब तो इतने वो कहते हैं ना आँख खुलती और सानियात होते हैं। अब तो बेचारी पुलिस का तो मोराल तो खैर था ही नहीं। अब इस पे कोई ना कोई बयान आना चाहिए किसी बड़े उनकी तरफ से। मैं तो इंतजार में थी कि कोई बात नहीं, मेरे हमारे छोटे भाई हैं और मामला हमने बाहमी रजामंदी से हल कर लिया। बस मैं तो इसको नहीं, ये तो रात को आ गया था। ये तो रात को सुलहनामा और उसकी वीडियो तो आ गई थी रात को, लेकिन उसके बाद तो फिर ये हुआ गया। तो इनका फिर क्या गरीबों और निहत्तों पर चलता है? तो इसका मतलब है कि ये मैसेज जा रहा है आवाम को कि अब अगर काम क्या कहते हैं ना कि चार दीवारी का तकद्दुस पामाल किया या गिरेबानों तक हाथ पहुंचे तो फिर ये लोगों के लिए वो एग्जाम्पल है। तो उसके बाद वो हाथ मरोड़ दिया जाए, मतलब मुझे तो सही अच्छा लगा। अब पता नहीं आपका सवाल क्या था सब उसमें वो। मैं आगे बढ़ता हूँ। सियासी मंजरनामे पे अगर इस वक्त रोशनी डाली जाए, आज का जो फैसला है जिसमें इजाफी नशिस्तों को मुअत्तल किया गया, अमरीकी सफ़ीर की फिर मुलाकात अपोजिशन लीडर से होना, ये क्या मैसेज है? क्या मैसेज है? तो मुझे तो बड़ा अजीब सा मैसेज लग रहा है कि यहाँ पर वो जो हम इनकलाब और इस चीज़ों की बातें करते हैं वो बस मंजूर नज़र होने की बात है कि आप मंजूर नज़र आहिस्ता आहिस्ता आपकी चीज़ें या वो कहते हैं कि थोड़ी सी चीज़ भी आपकी सुनी जाए तो वापस से सियासतदान उसी जगह पर चलने को तैयार है। तो वो मखसूस नशिस्तें मेरे ख्याल में कि जो PTI के लोग आए थे ये अपने लीडर के लिए आए थे और उन्होंने लीडर के लिए आवाज़ उठानी है। हाँ, वो कमेटियों की स्टैंडिंग कमेटी की सरबराही में, पब्लिक अकाउंट कमेटी की सरबराही में और उन खवातीन की नशिस्तों पर जिसमें 100% यकीन है कि कोई नजरियाती कारकुन नहीं होगा, बेगमात ही होंगी, वो जो होता है अक्सर। नहीं, ये जो नशिस्तें तहरीक इंसाफ ने दी थी उसमें सारी वही लोग, सनम जावेद थी, आलिया हमजा है, डॉक्टर यास्मीन राशिद है, वो लोग हैं। मैं तो आलिया हमजा उसकी बात नहीं करी। मोस्टली देखिए, अब माफ ये है कि आपको वहाँ से पैगाम मिलता है, आपको उसकी श्योरिटी नहीं होती कि वो पैगाम क्या था। अब शेर अब्दुल मरवत साहब का बयान आया कि ये मैं सुबह जाऊंगा और फिर उसके बाद जो होगा वो पता चलेगा। ये अभी तक इनकी पब्लिक अकाउंट कमेटी भी वो हुई है। तो देखिए असरात, वो कहते हैं आसार तो अच्छे नजर आ रहे हैं कि जो एक फैसला भी आ गया और फिर बाकी मैं तो कहती हूँ कि चलें सियासत अपनी जगह पर, लेकिन ये जो धुंध है ये छटनी चाहिए क्योंकि मुल्क सही सिमत में बढ़े जो कि बढ़ नहीं रहा, जो कि वो अदम इस्तेहकाम का, वो भले मुआशी हो सियासी हो, उसका शिकार है। और मैं कहती हूँ कि चीज़ें होनी चाहिए। और ये तो वैसे भी राणा साहब वो कहते हैं ना ओपन एंड शट कोर्स था, केस था कि मुझे बताएं कि एक पार्टी जो आपने इसका निशान ले लिया उसके बाद ज़रा वो आपाधापी में जिस पार्टी के पास गई
तो उनको तो नहीं पता था सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल वालों को कि उनके साथ मतलब ये सारा कुछ होगा, उनकी खवातीन का नहीं था। और अपने जिस तरीके से माले गनीमत समझकर बंदर बांट की हिस्सा बकदरे जुस्सा, जिसमें मौलाना साहब की पार्टी भी है, भी सब पार्टियां मुस्तफीद हुई। तो ये तो बहुत सामने की सूरत हाल थी जिसको हमारी अदलिया ने उसको मुझे नहीं पता कि क्यों ऐसा फैसला किया, मजाक समझ रखा है कि वो खवातीन जो मेंबर बनी, जो ओथ लिया, जिन्होंने वो सारा कुछ किया, उनका सब वो पे वगैरह ये वो सब एक होता है ना जो पूरी उन सब चीजों में नाम आया और अभी ये फैसला आ गया। मैं की कमा अदालत की सुस्ती। चले अदालत ने फैसला लेट आए दुरुस्त आए दिया फैसला। अब आपको नजर आ रहा है कि होता है कि दादा मर गया था मुकदमा, तो जब सारे काम हो गए तो अब हम हर चीज को चले जी देर आए दुरुस्त आए। क्यों आए भाई? जब जिस काम के लिए आपको तनख्वाह मिलती है, जिस काम के लिए आप उस मनसब पे बैठे हुए हैं, जिस किताब में सब कुछ लिखा हुआ है, उसको बावजूद मतलब क्या कैसे हम देखें? तो ऐसे करके आप ऐसे करके जान नहीं छुड़वा सकते उनकी कि चलें देर आए दुरुस्त आए। मजाक थोड़ी चल रहा है, ड्रामा थोड़ी है। चलें सायरा बानो साहिबा, आप क्या समझती हैं कि वफाक अपनी हुकूमत बचाने के लिए जो तगोदो कर रहा है पिछले दिनों से, खबर यह है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को पंजाब और वफाक में हिस्सेदारी देने की बात हुई और इम्कानात ये हो रहे हैं कि शायद वो वजारतें ले लें, और अगर वो वजारतें ले लेती है तो फिर सूरत हाल क्या आपको दिखाई देती है? पता नहीं, अब ऐसे लगता है कि वजारतें नहीं लेगी, क्योंकि अब वहाँ पर भी दो फैसले होते हैं। यानी कि जो जरदारी साहब के फैसले हैं उनको जो खबरें सुनने में आ रही हैं उनको बिलावल साहब ऐसे मनोअन तस्लीम नहीं करते। अच्छा सायरा साहब, आपने पिछले प्रोग्राम में कहा कि आपको एक बड़े सीनियर पीपल्स पार्टी के रहनुमा ने कहा कि मुझे बाहर जाने से रोक दिया गया, कहा गया कि 1 साल के अंदर अंदर इलेक्शन होंगे, और आज के जो हालात नज़र आ रहे हैं वो तो सेम आपकी बात की तस्दीक कर रहे हैं। तो अभी भी आपको मज़ीद कोई ऐसी चीज़ें मिली हैं या कैसे सोर्स आपके बता रहे हैं कि ये हुकूमत, क्योंकि अब बहुत से लोग कह रहे हैं कि 15 जून के बाद ऐसे ऐसे फैसले आएंगे कि कोई तसव्वुर भी नहीं कर सकता। जी राना साहब, ये इन सारे जो मैंने आपको बात बताई थी वो बिल्कुल मनोअन मैंने आपको वैसे बताई थी। उसके बाद मैंने वापस से रिकन्फर्म भी किया था मैंने तो प्रोग्राम में, तो उन्होंने कहा कि नहीं, मेरे से जो आखिरी बात और इवन कल भी जो बाज़गश्त सुनी थी वो इसी चीज़ की सुनी थी। और उससे पहले भी रमज़ान की बात है कि वो मुझे किसी ने बताया नहीं, लेकिन बट इशारे दिए थे कि ये आपको अगस्त का उन्होंने बताया था। उसने कहा जुलाई और अगस्त के बाद देखना कि होता क्या है। फिर मैंने कहा बता दें कि क्या होता है, पता चल जाए। तो कहा कि हालात थोड़े बड़े मुख्तलिफ किस्म के होंगे कि अब देखें आगे फिर। नहीं, आपका सियासी मुशाहिदा क्या कहता है? फ़र्ज़ कर लें अगर उसी बात के ऊपर आ जाएं कि जो आप कहती हैं कि आपके सोर्स बताते हैं कि इलेक्शन होंगे, तो उस इलेक्शन के नताइज हालिया नताइज से किस हद तक मुख्तलिफ होंगे हकीकत में और फॉर्म पे? हकीकत पे करना पड़ेगा, वरना देखिए एक कर्जों में डूबी हुई कौम का 70-80 अरब रुपया पहले इलेक्शन की नज़र हो गया और उसके बाद ये सारा कुछ हो गया। लेकिन आपको एक बात बता दूं, ये सारा कुछ आप अगर ये समझते हैं कि ये सियासतदानों की मंशा से होगा तो वो नहीं होगा। सियासतदान जो इस वक्त असेंबली में इतने बहुत सारे चेहरे बैठे हुए हैं, वो तो आपने देखा होगा कि किन हालों में असेंबली में आते हैं। मतलब एक कैसे मैं आपको बताऊं कि बस नाम के साथ लगना चाहिए कि तुझे मार भी जाओ तो पता चले कि वफाकी वजीर मार गया या एक्स एमएलए की डेथ हो गई है। आप समझ रहे हैं, एक नाम की दुम की बात होती है। बाकी ये कि लाने वालों का दिल कब तंग होता है, सारे फैसले वहां से होंगे, क्योंकि ये सारा फिर वापस से सारा प्रोसीजर चलता है। ये होगा कोई भी अपना जो इक़्तिदार सौंपने होता ना, नहीं हुआ होता। तो हमारी सास किचन की चाबियां वहां पर गांव में घर पे किसी को नहीं देती, इसलिए कि 30 साल से उनके पास है। और किचन में है कि आटा दाल चावल और तेल का चीनी पत्ती पई हुई है। आपके साथ मुल्क आप नहीं आपको भी चाबियां नहीं मिल रही? नहीं, मैं गांव में जाती हूँ, चाबी मुझे, मैं इन चीजों से दूर रहती हूँ। मिसाल भी आपको कैसे हो सकता है मुझे बताएं कि यहाँ पर कोई किराएदार कोई 20 साल तो एक मकान से बैठ जाए तो उन्होंने उठाना मुश्किल हो जाता है, वो भी जाके स्टे ले लेंगे। तो बाकी इन सियासतदानों को कुछ नहीं, ये तो सिर्फ एक वो कहते हैं कि वैसे तो ये आपने देखे अवाम के सामने खत्म,
नून लीग, या मैं आपको पीपल्स पार्टी के बताऊं, आप यकीन नहीं करें, जिनमें 15 सालों में जो घोस्ट नौकरियां, ट्रांसफर पोस्टिंग के बल बूते पर ये लोग इलेक्शन जीतते हैं, वरना आम आवाम की, मैं अपनी बात नहीं मैं कर रही, आम आवाम की तो इतनी नफरत है कि जहाँ साफ पीने का पानी, उसकी गटर, ये सहूलियत ना हो, जहाँ पर बिजली ना हो, आप मुझे बताएं कि बिजली के लिए आवाम वहाँ पर तरस रहे हैं, जो बुरा हाल है ना। तो वहाँ पे लेने वाली जो अक्सरियत है वो एक सवालिया निशान छोड़ती है। बहुत शुक्रिया सायरा बानो साहिबा, इस हवाले से अपना वकील। नाज़रीन, एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक लेने के बाद बैरिस्टर अली ज़फ़र साहब हमें ज्वाइन करेंगे, कहीं नहीं जाएगा। ब्रेक के बाद खुशामदीद नाज़रीन। आज की समात के ऊपर बात करते हैं कि आज की समात में जो रिमार्क्स दिए गए हैं, इसका आने वाले दिनों के अंदर जो दलाइल दिए जाएंगे, इलेक्शन कमीशन की तरफ से जो तौजीह पेश की जाएगी, अटॉर्नी जनरल की तरफ से जो मौक़िफ़ अपनाया जाएगा, वो किस हद तक मजबूत या कमज़ोर हो सकता है। और सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल की मखसूस नशिस्तों के हवाले से अगर ये नंबर गेम्स तब्दील होती है तो पार्लियामेंट के अंदर पोजीशन क्या होगी, इसी बारे में बात करने के लिए हमें ज्वाइन किया है पार्लिमानी लीडर सेनेट के हैं बैरिस्टर अली ज़फ़र साहब। बहुत शुक्रिया अली ज़फ़र साहब इस हवाले से अपना वक्त देने के लिए। सर, आज की जो समात है उसमें आर्टिकल 51 की बात की जाती है, फिर ये कहा जाता है कि ये 5 रुकनी बेंच ही इसे सुन सकता है, उससे कम बेंच नहीं सुन सकता। एतराज़ात मुस्तरद जो थे वो किन बुनियादों पे किए गए हैं और इस केस का मुस्तकबिल क्या देखता है? जी देखिए, सबसे अहम चीज जो इस केस के बारे में है, इसके 2 पहलू हैं। एक पहलू तो ये है कि जो रिजर्व सीट्स हैं वो क्या मिल सकती हैं उन पॉलिटिकल पार्टीज को जिनकी सीटें जो हैं नेशनल असेंबली में मेंबरशिप या इलेक्शन में वो इतनी सीटें ना जीत के आए हों। मसलन हुआ ये था कि ये सीटें, फैसला किया इलेक्शन कमीशन ने कि ये रिजर्व सीट्स जो हैं वो सारी PMLN और पीपल्स पार्टी और दूसरी जमातों को दे दी जाएंगी। तो मेरा मौक़िफ़ बड़ा वाज़े था और ये आज सवालात सुप्रीम कोर्ट में भी उठाए गए हैं और मेरा नज़र में इसी पे फैसला होगा कि ये जो मखसूस सीटें हैं, जो रिजर्व सीट्स हैं, ये आपको आइन कहता है सिर्फ आपको उस हद तक मिल सकती हैं जिस हद तक आपके मेंबर्स इलेक्ट होकर पार्लियामेंट में आए हों, उससे ना ज्यादा ना कम। तो ये जो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने उठा के एक तरह से बांट दिए थे सीटें, रिजर्व सीट दूसरी पॉलिटिकल पार्टीज को, ये बात गलत है। तो इस हद तक ये तो केस मेरा ख्याल है आइन के में वाजे है। अब दूसरा पहलू इस केस का ये है कि क्या वो जो मखसूस सीटें हैं वो अगर दूसरी पार्टीज को नहीं मिलती तो क्या ये सुन्नी इत्तेहाद को मिल सकती हैं कि नहीं, उस पर काफ़ी डिबेट है। दोनों साइड्स की तरफ से आर्गूमेंट्स हैं यकीनी तौर पे, लेकिन मेरी नज़र में जो पेशावर हाई कोर्ट ने फैसला किया था फाइनली, पेशावर हाई कोर्ट ने ये कहा था कि क्योंकि सुन्नी इत्तेहाद का कोई इलेक्टेड मेंबर नहीं है अभी तक पार्लियामेंट में आया, इसलिए इनको नहीं मिल सकती सीट। अब क्योंकि सुन्नी इत्तेहाद का एक इलेक्टेड मेंबर आ गया है तो वो ऑब्जेक्शन जो है या एतराज़ जो है वो भी ख़त्म हो जाता है। इसलिए मेरी नज़र में अब ये सीटें जो हैं वो मिल जानी चाहिए रिजर्व सीट सुन्नी इत्तेहाद को। अगर ये सुप्रीम कोर्ट फैसला कर देता है और सुप्रीम कोर्ट में ये फैसला होता है कि ये जो रिजर्व सीट्स हैं ये सुन्नी इत्तेहाद को जानी चाहिए, तो फिर उसके बड़े दूर किस्म के उसके होंगे असरात। और वो एक तो ये कि सर्टनली जो आईनी तरमीम है वो नहीं कर सकेंगी हुकूमत, और दूसरा इसका इम्पैक्ट ये है कि जो इलेक्शंस हो गए सदर के भी और बाकी इलेक्शंस भी, और उसके अलावा जो आपकी सेनेट के कैंडिडेट्स दूसरी सूबों से आए हैं, उन सब के ऊपर असर हो सकता है इसका, क्योंकि रिजर्व सीट्स अगर रिवर्स होती हैं और सुन्नी इत्तेहाद को मिल जाती हैं तो इसका मतलब है कि जो पहले इलेक्शन हुए वो फिर आइन के खिलाफ थे, उसमें जिन लोगों ने वोट किया वो वोट के हकदार नहीं थे, इसलिए ये सारे इलेक्शंस जो हैं वो भी एक तरह से मुतनाज़ा हो जाते हैं और उस पर सवालिया निशान उठ जाता है। और अगर कोई चैलेंज करे उन इलेक्शंस को तो हो सकता है उन इलेक्शंस में वो दोबारा कराने पड़े। तो ये एक बड़ा बैरिस्टर साहब ये तो हो गया। दो छोटे छोटे सवाल हैं। एक तो इंतहाबी आपका पार्टी रजिस्ट्रेशन जो है उसके मामले में आपने इलेक्शन भी करवा दिया, फिर ऑब्जेक्शन भी लग गया, इसके क्या इम्कानात है? कब तक ये मामला ठीक हो जाएगा, या कोई नई पार्टी बनानी पड़ जाएगी या दोबारा फिर इलेक्शन कराना पड़ेंगे?
और दूसरा फार्म 45 के हवाले से 3 हलकों के फार्म 45, 6, 7 तलब किए गए हैं इस्लामाबाद हाई कोर्ट में, तो आपके नोटिस में होंगे वो 3 जो हलके हैं, उनमें क्या वो इलेक्शन के फॉर्म बुलाए गए हैं जो इलेक्शन कमीशन जारी करेगा, या जो कैंडिडेट्स के पास हैं साइन शुदा वो भी होंगे? देखिए, जहाँ तक तो आपका पहला सवाल है, वो आपको पता है कि पीटीआई अपने इलेक्शंस जो इंट्रा पार्टी इलेक्शंस हैं वो 3 बार पहले करा चुकी है, और इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने किसी ना किसी बहाने से उनको रिजेक्ट किया है, बल्कि मामला एक तो सुप्रीम कोर्ट तक भी चला गया था। अब वो सुप्रीम कोर्ट ने जब फाइनल जजमेंट दे दी, और इलेक्शन कमीशन की जजमेंट को देखते हुए और उससे पहले जो पेशावर हाई कोर्ट ने कहा था उसको देखते हुए दोबारा से एक इलेक्शन कराए गए, और इलेक्शन पूरे मीडिया ने देखे, उनको मीडिया को रिपोर्ट भी होता रहा। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के सामने इलेक्शन से पहले, उस इंट्रा पार्टी इलेक्शन से पहले दरखास्तें भी दी गई पीटीआई की तरफ से कि जनाब हम ये करने जा रहे हैं, आपको अब भी अगर किसी से कोई इतराज है तो अभी बता दें, वरना हम ये प्रोसेस कर रहे हैं। और उसका एक एक स्टेप पे इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को आगाह करते रहे कि अब ये हो रहा है, और अब ये होने जा रहा है, और अब ये इलेक्शन हुआ है, वगैरह वगैरह। सही। उसके बाद जब इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने बहुत अरसे तक कुछ नहीं कहा, हमने 2-3 एप्लीकेशंस दी पीटीआई ने, और फिर इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने एक नोटिस दिए। नोटिस पे जब हमारे चेयरमैन और जो हमारे राउत साहब वो गए और पूछा उन्होंने इलेक्शन कमीशन से कि जनाब आप बताइए कि क्या एतराज आता है, क्योंकि आपने तो खाली नोटिस दिया है। तो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने कहा हाँ, हम देख के आपको एतराज़ात भेजते हैं। तो बेसिकली अब मुझे नहीं लगता कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के पास कोई भी जवाब है कि इस इलेक्शन को फिर से चैलेंज करें, और अगर ये किया तो फिर इससे बड़ी नाइंसाफी वो नहीं कर सकेंगे मेरी नज़र में। अब आपका दूसरा सवाल था फॉर्म 45 और 47 के बारे में। तो अब उसमें पोजीशन ये है कि कुछ फैसले हैं कोर्ट्स के जहां उन्होंने कहा है कि इलेक्शन ट्रिब्यूनल फैसले करेगा, लेकिन इन 2-3 केसों में जहां वो फॉर्म्स मंगवाए गए हैं तो नेचुरली कोर्ट दोनों तरफ के फॉर्म्स देखेगा कि जो कैंडिडेट्स के पास फॉर्म है उसकी क्या पोजीशन है, और जो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान क्लेम कर रहा है कि हमारे फॉर्म्स इस तरह हैं, वो उनकी क्या कानूनी हैसियत है, उस पर सिग्नेचर्स किसके हैं, और कौन सा जाली है और कौन सा सही है, क्योंकि ये नहीं हो सकता कि दोनों साइड के जो फॉर्म्स हैं वो सही हों। तो ये एक क्वेश्चन है जो अदालत जब देखेगी सारे डॉक्यूमेंट्स तो फिर फैसला करेगी। अदालत जब देखेगी डॉक्यूमेंट्स फिर फैसला किया जाएगा और दोनों तरफ के फॉर्म्स चेक किए जाएंगे। बहुत शुक्रिया बैरिस्टर अली ज़फ़र साहब। नाज़रीन, प्रोग्राम का वक्त खत्म, मुझे और राना साहब को दीजिए इजाज़त। पर बहुत सा ख्याल रखिएगा। मुलाकात आपसे होगी कल। अल्लाह निगहबान।